नमस्कार साथियों, SLT टेकन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज आप सभी की डिमांड पर हम मैथ विषय की तैयारी कराने के लिए सबसे पहले वीडियो के रूप में आपके सामने मूल्यांकन टॉपिक को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम मूल्यांकन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब को क्लियर करने वाले हैं और मूल्यांकन जो टॉपिक है उससे आपके किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथियों, साथ ही जिन नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको वो नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक ज्वाइन बटन भी दिया हुआ है, उस ज्वाइन बटन में 2-3 तरह की कैटेगरी ऐड की हुई हैं, उन कैटेगरी को आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे PDF है, उस PDF के लिए एक पर्टिकुलर छोटा सा चार्ज आपको दे करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में ये नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। साथियों, इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए जिससे वो भी सेशन में जुड़ सकें। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास और देखते हैं इस मूल्यांकन से कौन कौन से प्रश्न हैं वो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उन सब की हम एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मूल्यांकन को। मूल्यांकन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सब की परिभाषाएं क्या है वो हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, परीक्षण है, उस परीक्षण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आकलन, दूसरा मापन और तीसरा मूल्यांकन। तो देखिए, आकलन है वो क्या होता है, शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में निरंतर संवादात्मक रूप से चलता रहता है। यानी जब हम पढ़ाते हैं तो बीच बीच में छात्र और शिक्षक के बीच में जो संवाद होता रहता है उसको तो हम कहते हैं आकलन, कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसे को छात्र कितना ग्रहण कर रहे हैं और किस स्तर तक वो समझ रहे हैं, इसका हम आकलन करते हैं। फिर आता है मापन और मूल्यांकन। तो ये दोनों क्रियाएं हैं वो शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में होती हैं। जब हम अपना टॉपिक पूरा पढ़ा देते हैं उसके बाद में मूल्यांकन कार्य होता है। साथियों, इसी क्रम में आपका भी मूल्यांकन किया जाएगा। ये जो मूल्यांकन टॉपिक आपको जैसे ही पढ़ा दिया जाएगा इस मूल्यांकन टॉपिक में आपको जिस प्रकार से जैसे प्रश्न बताए जाते हैं उसका एक टेस्ट आपका लिया जाएगा गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरह से मेरे साथ में क्लियर करें, उसके बाद में आप इसको अपनी जो भी बुक्स हैं, गाइड्स हैं, उनमें भी आप इसको क्लियर कर लें। उसका आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। उस टेस्ट में हो सकता है 20, 25 या 30 प्रश्न आपको दिए जाएं, उनमें से आपको अधिक से अधिक प्रश्न है वो सही करने हैं। तो अब देखिए, आकलन है उसकी परिभाषा हम और देख लेते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान अर्थात मध्य में समय समय पर निरंतर चलने वाली ऐसी अनौपचारिक संवादात्मक प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समीक्षा करती है, बालकों के अधिगम अवरोधों का पता करती है तथा जिसका उद्देश्य बालकों को उपलब्धि, ग्रेड, अंक देना नहीं होता है, यह सुधारात्मक तथा संवादात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि आकलन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सुधारात्मक तथा संवादात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे सुधारात्मक, संवादात्मक, मूल्यांकनात्मक। तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो सुधारात्मक और संवादात्मक है वो करना है। अब देखिए, मापन शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर बालकों द्वारा किए गए अधिगम की अभिव्यक्ति मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में की जाती है, तो उसको हम मापन कहते हैं। जैसे बालक के गणित विषय में
प्राप्तांक है 100 में से 70 या फिर ABC ग्रेड अगर दी जाती है तो ये मापन कहलाता है। और जो मापन है वो मूल्यांकन का ही एक अंग होता है। अब देखिए मूल्यांकन है वो मापन प्लस मूल्य निर्धारण से बना है। मापन का मतलब अभी हमने देखा है मात्रात्मक और परिमाणात्मक, और मूल्य निर्धारण का मतलब होता है गुणात्मक वृद्धि। छात्र ने कितना गुणात्मक ज्ञान है वो अर्जित किया है, अर्थात मूल्यांकन की प्रकृति है वो मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक भी होती है, और मूल्यांकन में मापन निहित होता है। मापन है वो मूल्यांकन का एक अंग है और मूल्यांकन में मापन निहित होता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, इस यहाँ से भी आपका प्रश्न है वो बन सकता है। अब देखिए मूल्यांकन सीखने के लिए आकलन होता है, मूल्यांकन सीखने का आकलन है, और मूल्यांकन सीखने के रूप में आकलन है। इन तीनों तथ्य को आप अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले देखते हैं कि मूल्यांकन के लिए आकलन क्या चीज होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रारंभ तथा मध्य में किए जाने वाले ऐसे आकलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दिशा निर्धारित करते हैं, अर्थात जो यह तय करते हैं कि किस बालक को कैसे सिखाया जाता है या कैसे सिखाना है, वो आकलन सीखने के लिए आकलन होता है। अब देखते हैं हम सीखने का आकलन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होने पर इस उद्देश्य से किया गया आकलन जो यह पता करता है कि बालक ने कितना सीखा है, वह सीखने का आकलन होता है। अब इसके बाद में आता है सीखने के रूप में मूल्यांकन या आकलन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम करता यानी जो सीखने वाला है, अधिगम करता कहते हैं छात्र को, द्वारा स्वयं का आकलन किया गया आकलन अर्थात स्व आकलन सीखने के रूप में आकलन होता है। जब छात्र पूरा अध्ययन कर लेता है उसके बाद में वो खुद का आकलन करे कि मुझे कितना समझ में आया है, तो वो होता है स्व आकलन। अब देखिए इस मूल्यांकन की जो सटीक परिभाषा है वो क्या होगी। वह निश्चित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह तय करती है कि बालक ने कितना सीखा है या बालक ने शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक सीखा या प्राप्त किया है, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा मूल्यांकन की है। परीक्षा में यह हूबहू परिभाषा आ सकती है, और इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनका भी हमें अध्ययन यहाँ कर लेते हैं। कई बार ये परिभाषा परीक्षा में आ जाती है, और यह परिभाषा किस जो वैज्ञानिक है उसने दी है वो हमसे पूछ लिया जाता है। तो इन परिभाषाओं को आप तुक लगा करके इनको याद करने का प्रयास करें। जैसे सबसे पहले दी है वेस्ले या कार्टराइट के अनुसार। इसने इस मूल्यांकन की परिभाषा दी है कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का वह अंग है जो यह निश्चित करता है कि तय समय में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ है। तो वेस्ले और जो कार्टराइट हैं वो करते हैं प्रश्न। क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ है, किस सीमा और कितना। ये जो प्रश्न करने वाले हैं वो वेस्ले और कार्टराइट हैं। आप इतना सा इसमें से कुछ भी तुक अपनी तरफ से बना लीजिए। इस तरह से तुक बना करके अगर आप इन परिभाषाओं को याद करेंगे तो ये परिभाषाएं याद रहेंगी, वरना ये याद रहने वाली नहीं है। अब देखिए क्वालेन तथा हन है, उसने इसकी क्या परिभाषा दी है। विद्यालय में हुए बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों का संकलन तथा उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। ये देते हैं क्वालेन और हल ने। उसके बाद में जो कोठारी आयोग है, जो हमारे शिक्षा आयोग से है, NCERT है, उससे संबंधित है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है जो न केवल बालकों के व्यवहार परिवर्तन की जांच करता है बल्कि शैक्षिक क्रियाओं में सुधार का कार्य भी करता है। तो ये जो परिभाषा है वो दी है कोठारी ने। तो इस तरह से 3 परिभाषाएं इस मूल्यांकन की हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं, पूछने के पूरे चांसेज हैं। अब देखिए मूल्यांकन है उसका क्या महत्व है।
वो महत्व हम देख लेते हैं। सबसे पहला महत्व है बौद्धिक योग्यताओं के अनुसार छात्र समूह विभाजन में, यानी मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों को समूह में बांट सकते हैं उनकी बौद्धिक योग्यता के आधार पर, यानी कौन सा बालक है उसकी कितनी योग्यता है अर्जन की, उस आधार पर इनको समूह में हम बांट सकते हैं। दूसरा है छात्रों के कुशल शैक्षिक निर्देशन में। तीसरा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जांचने में। और चौथा है शिक्षकों तथा छात्रों को प्रतिपुष्टि देने में, यानी इनको फीडबैक है वो प्राप्त होता है, छात्र को फीडबैक प्राप्त होता है और शिक्षक को भी फीडबैक प्राप्त होता है। कि छात्र को तो ये होता है कि हमने कितना ग्रहण किया, और शिक्षक को इस तरह से फीडबैक प्राप्त होता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में कितना कारगर साबित हुआ हूँ। इसके बाद में पांचवा जो उद्देश्य है महत्व है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में। जब हमें फीडबैक प्राप्त हो जाता है तो हम अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें सुधार कर सकते हैं। छठा महत्व देखिए इसका, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में वांछित सुधार करने में। अगर कोई पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम है उसमें कोई कमी है तो उसका भी हमें पता मूल्यांकन के माध्यम से ही चलता है। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने में, और अगर हमारी मूल्यांकन प्रणाली सही नहीं है तो हम उसमें भी सुधार इस मूल्यांकन के माध्यम से ही कर सकते हैं। स्पष्ट है कि मूल्यांकन यह तय करता है कि बालकों को कैसे सिखाया जाए, बालकों को कितना सीखा है और शिक्षण अधिगम अनुभव कितने प्रभावी हैं व उनमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इन सब का पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही चलता है। अब देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है सतत प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा इसमें विवरणात्मक, तथ्यात्मक, निर्णयात्मक तथा निर्णयात्मक प्रक्रिया है। यह विवरणात्मक प्रक्रिया है और निर्णयात्मक प्रक्रिया भी है। तीसरा मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का आंतरिक अंग है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का स्रोत है। उद्देश्य परक होता है। मूल्यांकन है वो उद्देश्य परक होता है और विद्यार्थी केंद्रित होता है। तो ये 6 है वो इसे मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन करने के लिए हमें किन किन स्टेप सोपान हैं उनसे गुजरना होता है। तो इसके महत्वपूर्ण 3 सोपान हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है। तो 3 सोपान हैं। अब 3 सोपान कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसके बाद में अधिगम अनुभव प्रदान करना, और तीसरा है इसमें मूल्यांकन कार्य द्वारा निष्कर्षों की प्राप्ति करना, यानी उद्देश्य प्राप्ति की सीमा जांचना। अब देखिए उद्देश्य पूर्ण जो मूल्यांकन होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये 6-7 विशेषताएं हैं, इनको भी आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न यह आ जाता है कि उद्देश्य पूर्ण मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो इसमें से 4-5 तो जो होंगी वो जो हम इनकी विशेषताएं हैं वो दे दी जाएंगी और एक नए जो विशेषता ही दे दी जाएगी। तो इनको आपको याद कर लेना है। सबसे पहला आता है विभेदकारिता। मूल्यांकन की विभेदकारिता मूल्यांकन का ऐसा गुण जो कक्षा के विभिन्न बौद्धिक स्तरों के बालकों का पता करने में सक्षम हो, अर्थात जिसके द्वारा कक्षा के प्रतिभाशाली, औसत तथा पिछड़े छात्रों का पता लगाया जा सके। ऐसे मूल्यांकन में सरल, मध्यम और जटिल स्तर के प्रश्नों का समावेश होता है। तो यानी जो जटिल स्तर के होंगे वो तो प्रतिभाशाली बालक ही कर पाएंगे, और जो मध्यम स्तर के हैं वो औसत बालक, बुद्धि वाले बालक हैं वो कर पाएंगे, और जो एकदम सरल हैं वो पिछड़े बालक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्नों का जो समावेश है वो ऐसी विभेदकारिता मूल्यांकन प्रणाली है उसमें किया जाता है। उसके बाद में आता है वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता, इसमें मूल्यांकन का ऐसा गुण है जिसमें बालक का मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले विभिन्न परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने पर भी परिणाम में भिन्नता ना आए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अद्वितीय उत्तर होते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी जो अवश्यता वाले प्रश्न होते हैं, उन 4 प्रश्नों में केवल एक ही प्रश्न सही होगा, तो यानी वो क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अब उस टेस्ट को कितने भी परीक्षकों द्वारा ले लिया जाए, लेकिन जो परिणाम है वो एक समान ही आएंगे।
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सदैव विश्वसनीय तथा पक्षपात रहित होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वस्तुनिष्ठ जो मूल्यांकन है वो कैसा होता है? विश्वसनीय और पक्षपात रहित होता है। उसके बाद में तीसरी जो विशेषता है वो है मूल्यांकन की विश्वसनीयता। मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें मूल्यांकन को विभिन्न परिस्थितियों समय पर लिए जाने के पश्चात भी परिणाम में भिन्नता न आए तो यह मूल्यांकन की विश्वसनीयता होती है। यानी परिस्थिति, समय आदि के आधार पर इस टेस्ट को कहीं भी लिया जाए तो उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं आए, परिणाम है उसमें किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं आए तो उसको हम कहते हैं विश्वसनीयता। इसके बाद में आता है चौथा बिंदु, मूल्यांकन की वैधता। ऐसा मूल्यांकन जो किसी उद्देश्य का परीक्षण करने के लिए किया जा रहा हो उसकी शुद्धता तथा सार्थकता से जांच करने में सक्षम हो। यानी जिस उद्देश्य को लेकर के हम जांच कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हमें हो जाए, सार्थक हो जाए, तो वो होता है वैधता। इसके बाद में पांचवा जो विशेषता है वो है मूल्यांकन की व्यावहारिकता। ऐसा मूल्यांकन जो समय, स्थान, परिस्थितियों तथा संसाधनों के अनुरूप हो, जिसकी भाषा जटिल न हो और जिसका व्यवहारिक परिस्थितियों से सीधा संबंध हो। ऐसा जो मूल्यांकन होता है वो व्यावहारिक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद में आता है मूल्यांकन की व्यापकता। ऐसा मूल्यांकन जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षण किया जा सके तथा जो व्यवहार के सभी पक्षों, व्यवहार के पक्ष होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, से जुड़े उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जांचने में सक्षम हो तो वह मूल्यांकन व्यापक होता है। इसके बाद में सातवां जो विशेषता है वो है मूल्यांकन की सततता। ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ अर्थात निरंतर चलता रहे तथा शैक्षिक क्रियाओं की प्रभावशीलता का निरंतर निर्धारण करे, नियमित अंतराल पर हो तथा जिसका स्वरूप औपचारिक से अधिक अनौपचारिक भी हो तो उसको हम कहते हैं मूल्यांकन की सततता। अब देखिए विशिष्ट प्रकार के मूल्यांकन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत पहला आता है संरचनात्मक आकलन और दूसरा होता है योगात्मक आकलन। अब देखिए संरचनात्मक आकलन है उसको रचनात्मक आकलन भी कहते हैं, निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं और रूपात्मक आकलन भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और शॉर्ट में इसको कहते हैं FA। F से फॉर्मेटिव और A से मतलब असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन जिनका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना होता है, उसमें अपेक्षित सुधार करना होता है। इसकी प्रकृति सुधारात्मक विकासात्मक होती है तथा ये शिक्षक तथा छात्र दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि जो संरचनात्मक आकलन होता है वो किस प्रकृति का होता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो होता है सुधारात्मक और विकासात्मक। यानी जब शिक्षण प्रक्रिया के बीच बीच में हम मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन से हमें हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और छात्रों की अधिगम स्तर का पता चलता है, तो उसमें हम किस तरह से सुधार करें इसका पता लगाने के लिए हम लेते हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद में दूसरा आता है योगात्मक आकलन जिसको संकलित आकलन भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं समेटिव असेसमेंट और शॉर्ट में इसको कहते हैं SA। देखिए ये क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन जिनका उद्देश्य बालकों में ज्ञान प्राप्ति की सीमा जांचना होता है तथा उनका स्त्रीकरण कर उन्हें उपलब्धि प्रदान करना होता है, तो उसको कहते हैं हमें असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन। यानी सत्र के दौरान हम जब पढ़ाते हैं उस समय जैसे वीकली हमने कोई टेस्ट ले लिया तो वो तो आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं ये जो ली जाती हैं वो आती हैं इस योगात्मक आकलन के अंतर्गत यानी SA के अंतर्गत। अब देखिए
जो FA तथा SA है उसमें क्या क्या अंतर है, यानी संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन है उसमें क्या अंतर है वो हम देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला अंतर क्या है, शैक्षिक कार्यक्रम के प्रारंभ तथा मध्य में समय समय पर लिया जाता है, वो तो होता है संरचनात्मक आकलन, और शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लिया जाता है वो होता है योगात्मक आकलन। फिर दूसरा अंतर देखिए, इन आकलनों की प्रकृति सुधारात्मक और विकासात्मक होती है, ये मैंने आपको बताया था अभी, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से जो मूल्यांकन है उसकी प्रकृति सुधारात्मक और विकासात्मक होती है, तो वो होती है संरचनात्मक आकलन की। इनके जो अन्य नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं। और जो समेटिव यानी योगात्मक आकलन है उसकी प्रवृत्ति होती है निर्णयात्मक, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इन आकलनों का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के में सुधार करना होता है, और जो समेटिव असेसमेंट होते हैं उनका उद्देश्य बालकों की उपलब्धि का निर्धारण करना होता है। इसके बाद में FA का चौथा अंतर है कि ये सीखने के लिए आकलन है और ये सीखने का आकलन है। ये आपको याद रखना है, सीखने के लिए आकलन है वो तो है FA, और सीखने का आकलन है वो है SA। उसके बाद में पांचवा अंतर देखिए, ये आकलन शिक्षक और छात्र दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, जबकि जो समेटिव असेसमेंट है वो शैक्षिक कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारित करते हैं तथा बालकों का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ से फीडबैक प्राप्त नहीं होता है, बालक के स्तर का पता चलता है कि बालक है वो किस स्तर के ऊपर है। छठा अंतर है, ये आकलन अल्पकालिक निर्णयों के लिए होते हैं और इन आकलनों से दीर्घकालिक निर्णयों के लिए किया जाता है। अल्पकालिक निर्णय हैं वो तो होते हैं FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत, और दीर्घकालिक होते हैं समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत। इन आकलनों से प्राप्त निष्कर्षों को अंतिम परिणाम नहीं कहा जा सकता, और योगात्मक आकलन के निष्कर्ष हैं वो अंतिम परिणाम होते हैं। आठवां अंतर देखिए, ये अनौपचारिक रूप से परीक्षण के रूप में अवलोकन, मौखिक कार्य, इकाई परीक्षण आदि के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि जो ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट है वो इन आकलनों का स्वरूप औपचारिक होता है तथा ये पूर्व निर्धारित समय अथवा योजना के अनुसार टर्म, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के रूप में लिए जाते हैं। औपचारिक का मतलब है कि ये निर्धारित टाइम टेबल के द्वारा एक निश्चित स्थान के ऊपर बैठा करके लिया जाता है, यानी ये अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं या जो टर्म्स होते हैं सेमेस्टर, उनके माध्यम से ये लिया जाता है। अब देखिए इनका स्वरूप क्या है। SA1 और SA और FA हैं, वो राजस्थान में इनकी स्थिति क्या है। वर्तमान में राजस्थान में 3 तो होते हैं SA, SA1, SA2 और SA3, यानी ये जो CCA आपने देखा होगा उस CCA के अंतर्गत ये मूल्यांकन होते हैं। और CBSE है उसमें ये 2 होते हैं SA1 और SA2। और राजस्थान में इनकी जो अवधि है वो 3.5 माह की है, FA की 6, और जो FA है उसकी अवधि है 6 माह है। और जो राजस्थान है उसमें प्रत्येक की अवधि है वो 5 माह होती है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसकी अवधि होती है 4। अब शैक्षणिक सत्र 2010-11 से राजस्थान में 2017-18 तक ये प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही थी। वर्तमान में ये प्रक्रिया है वो बंद कर दी गई है। SA 4 माह है, यानी 2.5 माह गुणा 4 होते हैं, ऐसे हैं वो 4 होते हैं। अब देखिए मूल्यांकन की प्रविधियाँ, मूल्यांकन है वो किन किन विधियों के माध्यम से कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए जो मूल्यांकन की प्रविधियाँ हैं उनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो होगा परिमाणात्मक प्रविधियाँ, और दूसरा गुणात्मक प्रविधियाँ। परिमाणात्मक जो प्रविधियाँ हैं उनके फिर से 3 भेद होते हैं। पहला लिखित, दूसरा प्रायोगिक और तीसरा मौखिक।
तो लिखित जो विधियां हैं उनके अंतर्गत आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, इस तरह से समावेश होते हैं। और प्रायोगिक है वो एक तरह से क्रियात्मक होती है, जो भी सीखा है उसको करके दिखाना होता है वो होता है, इसको अंग्रेजी में प्रैक्टिकल भी कहते हैं। और मौखिक है वो चलती रहती है अपनी संवाद के रूप में। और जो गुणात्मक प्रविधियां हैं उसमें आती है अभिवृद्धि, मापन, अवलोकन, निरीक्षण, समाजमिति, क्रम निर्धारण जिसको रेटिंग स्केल भी कहते हैं, जांच सूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार और संचयी अभिलेख। अब इन सभी प्रविधियों के बारे में हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए परिमाणात्मक परीक्षण मूल्यांकन। ऐसे परीक्षण जो बालकों के केवल ज्ञानात्मक पक्ष से की जांच करते हैं एवं प्राप्त निष्कर्षों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। और इन परीक्षणों को उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उपलब्धि परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण है वो किस मूल्यांकन प्रविधि के अंतर्गत आते हैं, तो वो होती है परिमाणात्मक परीक्षण मूल्यांकन प्रविधि। तथा ये कक्षा में बालक द्वारा संग्रहण किए गए ज्ञान की मात्रा बताते हैं। ये विषय वस्तु केंद्रित होते हैं तथा इनके निर्माण में प्रश्नों को सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले इसमें सरल प्रश्नों को रखा जाता है, उसके बाद में प्रश्नों का जो स्तर है उसको जटिल कर दिया जाता है। इसके बाद में देखिए मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षाओं की पूरक होती है। मौखिक परीक्षा क्या होती है? लिखित परीक्षाओं की पूरक होती है तथा इनके माध्यम से बालकों में ज्ञान की त्वरितता, एकाग्रता, स्मरण शक्ति आदि का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद में देखिए प्रायोगिक परीक्षा। इन परीक्षाओं के माध्यम से बालकों में सैद्धांतिक ज्ञान के प्रति क्रियात्मक समझ का परीक्षण किया जाता है तथा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है। इसके बाद में लिखित परीक्षा है। उसके जो प्रकार हमने अभी देखे हैं वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। ज्ञान की समग्रता, व्यापकता की जांच करती है तथा कम समय में अधिक प्रश्नों के माध्यम से ज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण कर सकती है। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण और दोष है वो हम देख लेते हैं फटाफट से। व्यापकता का गुण होता है और दोष क्या है? इसमें ज्ञान की गहनता की जांच नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, उसमें गुण दूसरा है परीक्षाओं का मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न का अद्वितीय हल होता है। ये सब गुण है वो हम एक बार देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं विश्वसनीय होती हैं और बालकों का विभेदीकरण आसानी से करती हैं। अब देखिए इसमें दोष क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ज्ञान की गहनता की जांच नहीं कर पाती एक बालकों में मौलिक अभिव्यक्ति, भाषा शैली, लेखन क्षमता आदि की जांच करने में असक्षम होती है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से हमें टिक करना होता है, तो इसलिए यहाँ लिखने का तो कोई काम होता ही नहीं है। तो जो लेखन क्षमता और भाषा की शैली है उसका जांच हम नहीं कर सकते हैं। अनुमान से उत्तर देने की संभावना होती है, यानी तुकबाजी यहाँ चलती है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। अगर हमें कोई भी प्रश्न नहीं है तो हमें अंदाजन उसमें प्रश्न है वो टिक कर सकते हैं। उसके बाद में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का पता नहीं लग पाता है, इसके निर्माण में समय अधिक लगता है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसको तैयार करने में समय ज़्यादा लगता है। अब देखिए निबंधात्मक परीक्षा, ऐसी परीक्षा जिसमें प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक रूप में लिखने होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षा होती है। अब देखिए निबंधात्मक परीक्षा के गुण और दोष। निबंधात्मक परीक्षा है उसमें ज्ञान की गहनता की जांच की जाती है, ये गुण है इसमें। बालकों की मौलिक अभिव्यक्ति, लेखन शैली, भाषा शैली आदि की जांच की जाती है और विचारों को संगठित करने का कार्य करती है। इन परीक्षणों के निर्माण में कम समय लगता है, क्योंकि प्रश्न हैं वो कम देने पड़ते हैं, तो इसलिए समय है वो कम लगता है। ये परीक्षाएं आलोचनात्मक दृष्टिकोण की जांच करने में सक्षम होती हैं और अनुमान से उत्तर देने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष थे
वो दोष ही क्या हो गए, इस निबंधात्मक परीक्षा के गुण हो गए। क्योंकि उसमें गहनता से जांच नहीं कर सकते तो निबंधात्मक परीक्षा में आगे गहनता की जांच कर सकते हैं। और ये इनकी अभिव्यक्ति लेखन शैली इनकी जांच नहीं कर सकते थे, तो ये इसे का गुण हो गया निबंधात्मक का। अब देखिए इसमें दोष क्या क्या है। व्यापक मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होती है, और इन परीक्षाओं का मूल्यांकन सामान्य, पूर्ण तथा आत्मनिष्ठ होता है। रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है, और विभेदीकरण तथा विश्वसनीयता के गुण कम होते हैं, और निबंधात्मक प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर संभव होते हैं, क्योंकि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनका विस्तार पूर्वक उत्तर लिखते समय हमें एक से अधिक उत्तर है वो भी दे सकते हैं। अब देखिए मूल्यांकन की जो गुणात्मक प्रविधियां थी 8-9, उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। साथियों वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मूल्यांकन का जो टॉपिक है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए आप धैर्यपूर्वक के वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए। और अब देखिए नेक्स्ट मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियां। गुणात्मक प्रविधियां बालकों के व्यवहार के भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इन्हें मानवीकृत परीक्षण तथा अनुसंधानों के पश्चात निर्मित परीक्षण कहते हैं। सबसे पहली है इसमें अभिवृद्धि मापन, जिसको दृष्टिकोण मापन भी कहते हैं। इस परीक्षण में बालकों के दृष्टिकोण के सकारात्मक तथा नकारात्मकता का पता अभिव्यक्ति के माध्यम से किया जाता है। दूसरा देखिए अवलोकन निरीक्षण। इस प्रविधि में प्राय छोटे बालकों के व्यवहार, व्यक्तित्व के कुछ पक्षों से संबंधित जानकारी, तथ्यों का संग्रह निरीक्षण द्वारा किया जाता है। ये सूचनाएं विश्वसनीय मानी जाती हैं तथा इन सूचनाओं का विश्लेषण करके भावात्मक पक्ष से जुड़े हुए कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये अवलोकन है वो कितने प्रकार का होता है ये यहाँ देख लीजिए। अवलोकन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। दूसरा, पहला नियंत्रित अवलोकन, दूसरा अनियंत्रित अवलोकन, और तीसरा सहभागी अवलोकन। अब देखिए समाजमिति विधि, जो तीसरी विधि है इसकी। समाजमिति विधि का जो प्रतिपादक है वो J.L. मोरेनो को कहा जाता है। तो साथियों ये प्रतिपादक याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि मोर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। मोर समाज में पाए जाते हैं। मोर समाज में पाए जाते हैं, ऐसा आप ध्यान रखिए। तो समाज से आप बना लीजिए समाजमिति विधि, और मोर से लिख लीजिए मोरेनो, यानी J.L. मोरेनो। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तथा इसके अंतर किसी समूह के सदस्यों का कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर निर्धारण उस समूह के सदस्यों द्वारा वरीयता निर्धारण करके किया जाता है। जैसे कक्षा के सबसे लोकप्रिय, अलोकप्रिय, सहयोगपूर्ण व्यवहार, अनुशासित बालकों का पता लगाना। इस तरह से इसे समाजमिति विधि के अंतर्गत कार्य किया जाता है। अब देखिए अगली चौथी विधि क्रम निर्धारण या रेटिंग स्केल। इस गुणात्मक प्रविधि में कुछ कथनों पर उत्तर पूर्व निर्धारित 3, 5, 7 बिंदुओं के आधार पर लिया जाता है। इनमें से जो 5 बिंदुओं वाली प्रणाली है जिसको 5 पॉइंट रेटिंग स्केल भी कहते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत इस प्रणाली का जो उपयोग है वो प्राय बड़े बालकों पर किया जाता है, क्योंकि छोटे बालकों में निर्णय क्षमता है वो कम होती है। ये 100% सत्य है, यानी सदैव, अधिकांश, प्राय, अक्सर, सामान्यतया, औसतन, कभी कभी और कभी 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 नहीं। इस तरह से इनमें जो बिंदु है वो 5 बिंदु हैं वो निर्धारित किए गए हैं, यानी सदैव वाले 100%, अधिकांश या प्राय, अक्सर हैं। एक दूसरा पॉइंट ये है इसमें गुणात्मक जो निर्धारण करने के जो 5 बिंदु हैं। प्रश्न आपसे आपके ये यहाँ से भी बन सकता है कि क्रम निर्धारण की जो 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं, 5 उनको रखा गया है। तो पहला बिंदु सदैव, दूसरा अधिकांश, प्राय या अक्सर, तीसरा सामान्यतया या औसतन, और चौथा कभी कभी, और 5वां कभी नहीं। इस तरह से ये 5 प्रश्न हैं उसमें किए जाते हैं। अब देखिए
प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करके व्यवहार के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद में 5वां जो मूल्यांकन की विधि है वो है जांच सूची। इस प्रविधि में व्यवहार के भावात्मक पक्ष से जुड़े कुछ कथनों का उत्तर केवल हाँ और ना में लिया जाता है तथा उनका विश्लेषण करके कुछ गुणों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में आती है प्रश्नावली विधि, जिसके प्रवर्तक हैं प्रतिपादक हैं वो है वुडवर्थ। इस गुणात्मक प्रविधि द्वारा शिक्षित व्यक्तियों के कुछ गुणों का निर्धारण विभिन्न प्रश्नावलियों के माध्यम से किया जाता है। प्रश्नावलियों के प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति को स्वयं भरना होता है। और ये जो प्रश्नावली होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो बंद प्रश्नावली, एक खुली प्रश्नावली, एक मिश्रित प्रश्नावली और जो चौथी होती है वो होती है सचित्र प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली है, इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से देने होते हैं। और जो खुली प्रश्नावली होती है उसमें प्रश्न का जो उत्तर है वो स्वतंत्र और मौलिक रूप से दिया जाता है। और मिश्रित प्रश्नावली में इन दोनों का समावेश होता है। और सचित्र प्रश्नावली है, उसमें चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसके बाद में देखिए 7वीं और ये अंतिम विधि है साक्षात्कार विधि। इस गुणात्मक प्रविधि के व्यवहार व्यक्तित्व के कुछ गुणों का निर्धारण मौखिक रूप से प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। और ये जो साक्षात्कार विधि है उसके अंतर्गत 2 तरह से साक्षात्कार लिया जाता है, एक तो संरचित साक्षात्कार और एक असंरचित साक्षात्कार। सबसे पहले बात करते हैं हम संरचित साक्षात्कार की। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो पूर्व नियोजित और निर्धारित होते हैं, यानी जो भी हमें साक्षात्कार में प्रश्न पूछने हैं उनकी एक सूची है वो हम पहले से बना लेते हैं। और एक होती है असंरचित साक्षात्कार। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो पूर्व से निर्धारित न होकर तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर ही होते हैं। इसके बाद में संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख है ये इस मूल्यांकन की जो अंतिम विधि है वो है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार के तीनों पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह होता है, जैसे शैक्षिक उपलब्धि, नैतिक या सामाजिक, चारित्रिक गुणों का विवरण, नियमितता, अनुशासन, कोई विशिष्ट दक्षताएं, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं आदि। यह नवीन बालकों के संबंध में जानने का श्रेष्ठ साधन होता है। तो साथियों ये था आपका मूल्यांकन से संबंधित आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये सेशन आपको पसंद आया है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने अन्य साथियों को पहले शेयर नहीं किया है तो उनको भी ये शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले बिंदु को लेकर के। तब तक SLT Tech एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।